जय हिंद, नमस्कार। आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और बेहतरीन लेक्चर आ गया है, क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 10। देखो, क्षेत्रमिति का सीरीज चल रहा है, आप सबको पता है, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी सारे होने हैं, तो जुड़े रहिए पूरे सीरीज के साथ। देखो, किस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में वो हम लोग देखेंगे। पीटी के क्वेश्चन तो होंगे ही, मेंस के भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करें, इस तरीके से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले, ठीक है, यहाँ आधार होना चाहिए, आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, यहाँ आधार होगा, उधार लिख दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई पूछी जा रही है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई गुना 8 गुना 8 ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर है, तो 1/2 गुने आधार कितना है 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई का पता नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट, यही होता है ना। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ बराबर कर रहे हैं। तो इस तरफ का 8 इधर के 8 से कट जाएगा, ये 2 उधर जाके गुना होगा, तो h का मान निकल के आ जाएगा 8 दूना 16 पाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आंसर इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कुछ भी इसमें मेहनत नहीं था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो, परिगत का मतलब में ही कई लोग फंस जाते हैं। परे परे शब्द होता है ना, परे मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, दूर मतलब बाहर। ठीक है, तो जो त्रिभुज के बाहर से वृत्त बनता है उसको हम लोग परिगत वृत्त कहते हैं। अंदर से जो बनेगा वो अंतःवृत्त बनेगा। ठीक है, तो परिगत मतलब क्या हुआ, त्रिभुज के बाहर से। ये भी नहीं याद हो तो परी याद रख सकते हैं। परी क्या होता है, ठीक है, कहानियों में सुनते थे कि परी आसमान में उड़ती है, तो आसमान किधर है, दूर, बाहर की ओर। ठीक है, तो परिगत मतलब क्या होता है, बाहर से जो त्रिभुज के बाहर से जो वृत्त बनेगा उसको हम लोग परिगत वृत्त कहेंगे। अब देखो, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो भाई एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए। देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है बढ़िया सा। ठीक है, और इसके परिगत एक वृत्त है, तो परिगत वृत्त बनाया जाए। ये एक परिगत वृत्त हो गया समबाहु त्रिभुज के। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कितना है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36√3 वर्ग इकाई। त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, और उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। और ये दिया हुआ है आपको 36√3, तो √3 से √3 काट लो, यहाँ से निकल के आएगा a स्क्वायर का मान कितना, 36 गुना 4, और a का मान हो जाएगा कितना, √36 गुना 4। √36 को 6 लिखेंगे और √4 को 2 लिखेंगे, तो a का मान कितना हो गया, 12। अब a क्या है, भुजा। इस त्रिभुज की, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है। और देखो, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ध्यान से समझना। पहले के भी लेक्चर में ये चीज आ चुका है कि अगर आप यहां से शीर्षलंब हम लोग डालते हैं किसी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, तो ये जो शीर्षलंब है वो केंद्र से बढ़ता है। ठीक है, केंद्र इसको बांटता है। केंद्र इसको कितने अनुपात में बांटता है, तो 2:1 के अनुपात में बांटता है। यहाँ पर केंद्र होगा तो इधर 2r होगा, इधर r होगा। ठीक है, तो ये r जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और अगर इसी का डबल कर देंगे तो ये परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3। ठीक है, ये निकाल के आप लोग को पहले दिखाया जा चुका है। a का मान यहाँ 12 मिल गया है और √3 नीचे है ही, लेकिन देखो 12/√3 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हर को परमेयीकरण करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो। ऊपर क्या नजर आया भाई, 12√3, और नीचे क्या नजर आया, √3 गुना √3 मतलब 3।
3 से 12 कटेगा 4 बार में, और 4√3 इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 4√3। ठीक है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। देखो, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, इसका फॉर्मूला a/√3 होता है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। ठीक है, क्यों होता है ये पिछले लेक्चर में आ चुका है, इसलिए एक बार उसको जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु M है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु M है, और त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज बना लो, कैसा त्रिभुज बनाना है ये कहा नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप जैसा बनाएं। तो जब तक कहेगा नहीं, अगर हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक कहा नहीं कि समबाहु है या समद्विबाहु है, विषम बाहु बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि माध्यिका खींची गई है। माध्यिका क्या होता है? भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो ये हो गया माध्यिका। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज का नाम दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ABC। ठीक है, और ये माध्यिका है AM। ठीक है, मध्य बिंदु M है तो माध्यिका AM हो गया। अब ABM का क्षेत्रफल कह रहा है 18, और पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि माध्यिका जो है वो पूरे त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब ABM 18 है तो AMC भी 18 ही होगा। तो पूरा त्रिभुज कितना हो जाएगा? 18 गुना 2, मतलब 36 वर्ग सेंटीमीटर का होगा पूरा त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 3। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो देखो देखते के साथ आप आंसर कर सकते हैं, नहीं पता है तो फिर बहुत मेहनत लगेगा। ठीक है, तो पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए कि माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ठीक है, ये हुआ बात। दूसरी बात ये है कि पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुज, ठीक है, एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होते हैं वो आधार जिस अनुपात में बढ़ती है उसके अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, मान लो ये M माध्यिका नहीं होती और BM और MC कुछ भी होता है, जैसे मान लो 2:3 होता, तो इस त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल और त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल इस BM बटा MC के बराबर होता। ठीक है, अगर 2/3 होता 2/3 होता, 4/5 होता 4/5 होता, जो भी होता। लेकिन यहाँ ये 2/3 नहीं देके क्या दिया हुआ है? बराबर, मतलब 1:1 में है। तो इसको अगर हम लोग 1/1 कर दें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई? त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर आ गया। इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ पे अगर 18 होगा तो यहाँ भी 18 होगा। अगर ये सब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक शीर्षलंब डाल सकते हैं, यहाँ से एक शीर्षलंब डाल सकते हैं। अब ये जो शीर्षलंब है ये दोनों त्रिभुजों के लिए शीर्षलंब है, छोटे त्रिभुज के लिए भी और बड़े त्रिभुज के लिए भी। तो अगर मान लो, 2 तरीका तो बता चुके आप लोग को, एक पहला, फिर ये उसका कॉन्सेप्ट। अब तीसरा चीज बता रहे हैं, डिटेल कॉन्सेप्ट। त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर लिखना है तो फिर आपको क्या करना होगा भाई? ABM का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार BM गुने ऊंचाई h। उसी तरीके से 1/2 ABC का क्षेत्रफल लिखना है तो आधार BC गुना ऊंचाई h। हाफ से हाफ कट गया, h से h कट गया। और BM बटा BC करना है तो BM बटा BC कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। नहीं, BM बटा BC 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि M मध्य बिंदु है तो BC तो BM का डबल होना ही है। तो इससे आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABM का मान 1/2 गुना त्रिभुज ABC के बराबर होगा। या ABC का मान लिखना हो
तो त्रिभुज एबीसी का मान त्रिभुज एबीएम का डबल होगा। इसीलिए ये 18 था दिया हुआ, तो टोटल मान 36 निकल के आ गया। तो जैसे कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने उंगलियों में पे आप नचा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाइयां 5 और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई दी हुई है 5 और 8, ठीक है। जैसे ये एक त्रिभुज है कोई, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या है भाई, इधर 5.6, इधर 5.6, इधर 10.2 है ना। तो अगर 5.6 और 5.6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11.2 और ये 10.2 है। तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों का जोड़ ये हमेशा आधार से बड़ा नजर आ रहा है। ऐसे ही इधर से भी जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी नजर आएगी, और जब तक बड़ी रहेगी, दो भुजाओं का योग जब तक तीसरे भुजा से बड़ा रहेगा तभी तक वो त्रिभुज है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो त्रिभुज नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा आप भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज है। अब इसमें कोई इस त्रिभुज को छोटा करना चाहे, ठीक है, जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें आधार जो है वो अभी उन दोनों भुजाओं 7.2 के जोड़ से कम है। हम जैसे जैसे इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर दोनों भुजाओं की लंबाइयां घटेगी, है ना, और घटते 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 कहाँ तक आएगा भाई, ये 14.1 से कुछ बड़ा ही रहने का कोशिश हमेशा करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो कम हो जाएगा, इसका त्रिभुज का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो सीधी रेखा बन जाएगी, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी रहे। आया बात समझ में? अब देखो, इसका मतलब ये है कि पहले तो इसका दो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे ये एक त्रिभुज है कोई भी, ठीक है, यहां पर ए बी सी, और यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भुजा की लंबाई दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी, ए प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन ए होगा, सी प्लस ए हमेशा ग्रेटर देन बी होगा। उसी तरीके से दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। मतलब इन दोनों को अगर घटाओगे तो हमेशा तीसरे भुजा से छोटा आएगा। मतलब a माइनस बी करोगे तो वो c से छोटा होगा, b माइनस सी करोगे तो वो a से छोटा होगा, और c माइनस a करोगे तो वो b से छोटा होगा। आया बात समझ में? तो किसी भी एक भुजा के बारे में हम लोग कह सकते हैं पकड़ के, जैसे इस सी भुजा को ही ले लो या ए भुजा को ही ले लो, तो ए भुजा के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये b प्लस सी से छोटा और b माइनस सी से बड़ा होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? कि कोई भी भुजा अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होगी, बीच में होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, त्रिभुज की असमयिका, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे अपना इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में दो भुजा 5 और 8 है। मान लो ये 5 है, ये 8 है, तो ये तीसरी भुजा जो है उसकी लंबाई कितनी हो सकती है? तो ये तीसरा भुजा जो भी है ए, ये हमेशा बड़ा होगा 8 घटाओ 5 से और छोटा होगा 8 जोड़ 5 से, ठीक है। मतलब कि ए का मान हमेशा 3 से बड़ा और 13 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा और 13 से छोटा होना चाहिए। तो ये वाला नंबर मिल रहा है केवल ऑप्शन नंबर 2 में। 3 का मान 4 हो सकता है,
4.5 हो सकता है, 4.25 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5.5, 5.6, 5.7, इस तरीके से करते हुए आपका 12.999999 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब 13 नहीं पहुंचना चाहिए और नीचे 3 नहीं पहुंचना चाहिए, इसके बीच में अनगिनत मान होंगे एक एक। कई बार आपसे ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये जो तीसरी भुजा है उसके कितने सम मान होंगे। तो सम मान होंगे तो कौन कौन से चेक करने होंगे, 4, 6, 8, 10, 12, कितने सम्मान हुए, ठीक है, 5 सम्मान हुए, ठीक है। इसके बाद ये कह सकता है आपको कि ये तीसरी भुजा ए जो है उसके कितने संभव पूर्णांक मान होंगे। तो पूर्णांक मान कहाँ से, 4 से लेके 12 तक सभी पूर्णांक मान है। कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल 9 मान होंगे। 4 से 12 तक कुल 9 मान होंगे, ठीक है। ये मत बोलना कि सर 8 होंगे, 8 नहीं होंगे, 4 और 12 दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो 9 मान होंगे, 9 पूर्णांक मान होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है आपके एग्जाम में, उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। जो भी संभावनाएं बनती है उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब देखो कहा जा रहा है कि त्रिभुज PQR वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसमें अंकित है और PQ वृत्त का व्यास है। तो बहुत बढ़िया बात है, ये त्रिभुज कैसा हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। अब इस बात का अंदाजा कैसे लग गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना वो वृत्त का व्यास होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें PQ वृत्त का व्यास है। तो भाई यहाँ P और इधर दे दो Q और इधर होगा R। ये PQ अगर वृत्त का व्यास है और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास टोटल 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या कहा जा रहा है कि PR है 10 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालें। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, ठीक है। लेकिन हम लोग देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोण 90 डिग्री है, यहाँ PQ का मान पता है, इस RQ को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। RQ का मान क्या हो जाएगा भाई, तो रूट अंडर 14 और 14 28 का वर्ग घटाओ 10 का वर्ग। अब 28 का वर्ग बहुत से लड़कों को पता ही नहीं होगा, जबकि हम बार बार कहते हैं कि 30 तक का वर्ग याद रखना है। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो भी आपके पास उपाय है कि a² - b² लगाओ और क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। क्योंकि अब मान लो 28 का वर्ग कर भी देते हैं 784, उसमें 100 10 का वर्ग 100 घटाया, घटने के बाद जो आएगा फिर उसको तोड़ना पड़ेगा वर्गमूल निकालने के लिए। तो आप a² - b² अगर करते हैं तो कितना आएगा भाई, a + b 38 घटाओ गुना a - b 18। अब देखो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि 38 में क्या नजर आ रहा है, 19, ठीक है। और जैसे ही 19 दिखा, आंसर आप ऑप्शन नंबर 2 कर सकते हैं टिक, यही आएगा ही, ठीक है। आगे बनाने का भी जरूरत नहीं है। तो 18 दूना 36 में से क्या निकल जाएगा, 6 और रूट 19, इसका ये हो गया। RQ की लंबाई 6√19, 6√19। अब देखो क्षेत्रफल निकालना था, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 6√19 और ऊंचाई है 10। 2 से 6 को 3 बार में काट सकते हैं, 10 × 30√19। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आया बात समझ में। जैसे ही यहाँ रूट के अंदर में 19 दिखा, आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि और किसी ऑप्शन में √19 टाइप का चीज नहीं दिख रहा है। तो आया बात समझ में कैसे क्वेश्चन को जल्दी बनाना है, कैलकुलेशन करने में कहाँ कहाँ आपको जुगाड़ लगाना है। देखो जितने भी लेक्चर आप देख लोगे शुरू से लेके अभी तक, हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आप लोग को बताए गए हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। कैलकुलेशन के भीतर का ट्रिक का मतलब केवल ये नहीं है कि कुछ रेडीमेड फॉर्मूला रट लिया हो गया ट्रिक आप क्वेश्चन में हर स्टेप में लगा सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा समय बचाया जा सकता है, तो ये सब करने के लिए आना चाहिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।